हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल माय डियर एस्पिरेंट्स के सीएसएस और पीएमएस के एसए के लिए हमारा एवेल्युएशन सेशन ऑलरेडी चल रहा है। आप इसकी डिटेल्स जो है स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम उन एस्पिरेंट्स की यहाँ पर बात करते हैं जो अपनी बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि उनको डेली बेसिस के ऊपर मल्टीपल असाइनमेंट्स दी जाएंगी और रीडिंग मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ डेली बेसिस के ऊपर क्लासेस भी आपकी होंगी, लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है? जो भी यहाँ पर आप असाइनमेंट्स लिख रहे हैं उनकी डेली बेसिस के ऊपर आपको एवेल्युएशन भी मिलेगी और उसके अंदर बताया जाएगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से आपके वीक एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपको 1-on-1 ऑनलाइन मीटिंग के अंदर क्लियर की जाएंगी। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पिरेंट्स की जो यहाँ पर सेकंड अटेम्प्ट देना चाहते हैं या थर्ड अटेम्प्ट देना चाहते हैं। उनके लिए जो हमारे पास जो बेस्ट टेस्ट स्ट्रैटेजी रहेगी वो ये है कि हम यहाँ पर 50+ टॉपिक्स थीम वाइज कवर करवा रहे हैं और डेली बेसिस के ऊपर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और उस टॉपिक पर आपने फुल फ्लेज्ड एसे लिखना है। इसके साथ साथ आपकी क्लासेस भी होंगी, आपको लेक्चर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैं पहले भी यहाँ पर कहता रहता हूँ कि आपकी एवेल्युएशन डेली बेसिस के ऊपर होगी, ठीक है। और जो भी आप यहाँ पर फुल फ्लेज्ड एसे लिखते हैं उसका फीडबैक आपको डेली बेसिस के ऊपर जो है वो मिलेगा, ठीक है। सारी मिस्टेक्स के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले अभी कहा है कि जो यहाँ पर बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं उनको भी ये सेशन लाजमी ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के ऊपर तो हमारा ऑलरेडी काम चल ही रहा है, साथ में हम ऐसे भी कवर करवा रहे हैं और उनके लिए भी हमारे पास जो है ये 50 टॉपिक्स थीम वाइज जो है वो सेम रहेंगे। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स के यहाँ पर जो है ना वो कह ले के इश्यूज़ है या कह सकते हैं कि यहाँ पर उनको कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन किस चीज़ की है कि हो सकता है हमें क्रिएटिव राइटिंग के लिए अलग से सेशन लेना पड़े, उसके लिए अलग से पे करना पड़े, या पैराग्राफिंग के लिए अलग से यहाँ पर ज्वाइन करना पड़े सेशन। देखें, आपको सेपरेट सेशन ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, ना पे करने की ज़रूरत है। इसी एवेल्युएशन सेशन के अंदर आपकी क्रिएटिव राइटिंग भी होगी, पैराग्राफ राइटिंग भी होगी, ग्रामर के लेक्चर भी होंगे और इंग्लिश एसे के भी यहाँ पर लेक्चर्स होंगे। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, ठीक है। एक बार आप सेशन ज्वाइन करें, ठीक है, आप खुद ही देखेंगे कि यहाँ पर काम कैसे करवाया जाता है और काम किस तरह होता है। बात वही है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आई होप आपने इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लेकिन आपको पता है कि टॉपिक से पहले हम जो है एक लिटरेरी और फिलोसफिकल स्टेटमेंट को लाजमी डिस्कस करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के एसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। आज जो हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, हेरोल्ड की बेसिकली ये हमें यहाँ पर स्टेटमेंट देखने को मिलती है। वो क्या कहते हैं? वो कहता है कि वी आर ऑल इंक्लाइंड टू जज आवरसेल्व्स बाय आवर आइडियल्स। यहां पर ही रुक जाएं। जब भी हम जिंदगी के अंदर ना कुछ फैसले करते हैं तो हम कुछ चीजों को यहां पर सामने रखते हैं। सबसे पहले अपनी नीयतों को, अपने असूलों को सामने रखते हुए हम यहां पर फैसला करते हैं और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली हमसे मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेरी नीयत बुरी नहीं थी, मेरी अटेंशन यहाँ पर वो रॉन्ग नहीं थी, मेरी अटेंशन यहाँ पर गलत नहीं थी ये काम करने की। और वही काम अदर्स बाय देयर एक्ट्स, और वही काम अगर कोई दूसरे गलत करें या कह ले कि यहाँ पर गलती करें तो हम यहाँ पर किस तरह जज करते हैं? उनके अमल से जज करते हैं, ना कि उनकी नीयतों को सामने रखकर जो है हम यहाँ पर क्या करते हैं? जज करते हैं।
इसका मतलब है हम अपने लिए जब बात करेंगे तो नियतों की बात करेंगे, और जब दूसरों की बात करेंगे तो उनके अमल की बात करेंगे, एक्ट्स की बात करेंगे जो वो परफॉर्म करते हैं। इसका मतलब हम दूसरों की नियतों को यहां पर नहीं देख रहे, उनको प्रेफरेंसेस नहीं दे रहे। अब यही चीज है, अब आपने यहां पर समझा कि हमेशा हम क्या करते हैं कि अपने आप को ठीक यहां पर मानते हैं कि मेरी यहां पर अटेंशन गलत नहीं थी, मैं तो ऐसे कर रहा था, मैं तो यूं कह रहा था, मेरी अटेंशन गलत नहीं थी, मैं तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, इस तरह के। लेकिन वही काम जब यहां पर दूसरे करें तो हम उनको क्या यहां पर कहते हैं, ये गलत काम किया आपने, क्योंकि हम उनके अमल से जज कर रहे हैं, ना कि उनकी नियतों से जज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर एक ही चीज है कि जैसे आप अपने लिए यहां पर क्या करते हैं, नियतों को सामने रखते हैं या असूलों को सामने रखते हैं कि जब आप फैसले करते हैं और आपसे गलत काम हो भी जाता है तो आप बोलते हैं, ये कह ले कि मेरा कोई गलत अटेंशन नहीं थी यहाँ पर काम करने की। तो इसी तरह जब आप दूसरे कोई मिस्टेक करते हैं तो उनकी भी नियतों और असूलों को समझने की कोशिश करें। तो आई होप आपने इस चीज़ को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखें, आज हमारे पास जो टॉपिक रहने वाले हैं, करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और एसए के पेपर के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर जो हमें चेंजिंग्स या जो डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं रीजनल लेवल के ऊपर, उनके बारे में भी हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। उसके अलावा अगर देखा जाए, आज हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है, जो कह लें कि यहाँ पर पाकिस्तान अफेयर के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो है गोइंग इट अलोन। रफिया जकरिया साहिबा ने बेसिकली ये टॉपिक लिखा है और आपको पता है कि वो जेंडर पर लिखती रहती हैं। यहां पर जो बात की जा रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करना। आप ऐसे समझ लें कि जो आपका फर्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली यहां पर जो विमेंस को इश्यू फेस करना पड़ रहे हैं उनके मतलब है। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो टॉपिक क्या रहेगा, द ग्लोबल राइज ऑफ सिंगल डॉम। ठीक है, सिंगल रहने की जो आदत की बात की जा रही है यहां पर। ठीक है, द डिक्लाइन ऑफ मैरिज इंस्टीट्यूशंस। यहां पर क्या हो रहा है कि जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस है उनका हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, उनका जवाल देखने को मिल रहा है। कैसे लोग यहां पर, आपको एक मैं चीज पहले क्लियर कर दूं, फिर हम यहां पर लोगों की बात करते हैं। देखें, आपको पता है कि जो मैरिज है, जो शादी है, वो बेसिकली आपका एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है। और आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब आप समझते हैं कि अब मैं निभा सकता हूं तो आपको इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ता है, या आप जाते हैं उसके लिए तैयार करते हैं कि नहीं अब मुझे शादी करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब मैं वेल सेटल्ड हूं। ठीक है, अब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यहां पर उठा सकता हूं। अब हो क्या रहा है कि आपको पता होना चाहिए कि इन केस ऑफ पाकिस्तान अगर बात की जाए तो आज जो है डिवोर्स की रेशो जो है वो हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे ही है। तो अब आप देख लें कि यहां पर कुछ जो है वुमेन्स अभी भी घरों में बैठी हुई हैं जिनकी एज बढ़ती जा रही है और वो अपने पेरेंट्स की यहां पर बैठी हुई खिदमत कर रही हैं। ठीक है, अब यही केस हमें ईरान के अंदर भी देखने को मिलता है, यही चीज हमें चाइना के अंदर भी देखने को मिलती है, और यही चीज हमें टर्की के अंदर भी देखने को मिलती है, और ईरान के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जहां पर अगर देखा जाए एनुअली जहां पर 8 लाख मैरिजेस देखने को मिलती थी, आज हमें 4,80,000 मैरिजेस देखने को मिलती हैं। 5% जो है यहां पर विमेंस का कह ले कि यहां पर इत्मीद ही उठ गया कि हमने यहां पर शादी करनी है, वो अकेले रहना पसंद करती हैं। अब यही चीज हमें चाइना के अंदर वन चाइल्ड पॉलिसी, आपको पता है कि यहां पर चाइना के अंदर पेरेंट्स की क्या मेंटालिटी बन गई थी कि एक बच्चा हो और वो भी बेटा पैदा हो। तो इससे होता क्या था कि यहां पर जो है वो कह ले कि विमेंस का जो है वो कह ले कि इत्मीद उठता गया कि शादी नहीं करनी बस। तो यहां पर फिर वहां पर जो है एक डे मनाया जा रहा है जिसको बोला जाता है सिंगल डे, जिसको नाम दिया गया 11/11। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। सिंगल स्टिक्स की बात की गई है यहां पर। तो यहां पर अगर मीनिंग इसका लिया जाए तो यहां पर बात की जा रही है अकेले जो है वो शख्स की बात की जाती है, उसका मतलब यह बनता है। तो यह टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है कि आज जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरह यहां पर ज़वाल हो रहे हैं।
ठीक है, इस चीज को भी अंडरस्टैंड करेंगे। और यहाँ पर सिंगल डॉम, हमें जो वुमेन्स यहाँ पर अकेले रहना पसंद करती हैं, वो शादी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना चाहती। इसके पास, इसको लेकर हमारे पास कौन कौन से यहाँ पर केस स्टडी रहेंगे? पाकिस्तान भी रहेगा, उसके बाद ईरान भी रहेगा, टर्की भी रहेगा और चाइना भी रहेगा। 4 केस स्टडीज हमारे पास रहेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, अगर देखा जाए, शी टू विजिट नॉर्थ कोरिया एंड ईयर्स फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। देखें, ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर हमें डेवलपमेंट्स देखने को मिल रही हैं। अब ये वही नॉर्थ कोरिया था जो हमें यहाँ पर 8 से 65 ईयर पहले इनके दरमियान में हमें एग्रीमेंट देखने को मिल रहा था, नॉर्थ कोरिया और चाइना के दरमियान में। लेकिन इनके हालात जो है ना, इनके जो आपस में रिलेशंस, वो कहीं ना कहीं पर हमें जो बिगड़ते हुए नजर आए, वो कोविड-19 यहाँ पर बात कर सकते हैं 2020 के अंदर। ठीक है, अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि शी जिनपिंग ने लास्ट ईयर जो यहां पर विजिट किया साउथ कोरिया का, तो वहां पर ट्रंप के साथ भी इनकी मुलाकात हुई जो 100 मिनट्स तक रही। और उस वक्त ट्रंप जो यहां पर जो आसियान की मीटिंग हुई थी उसको अटेंड करने के लिए आए थे। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में हुई थी। तो अब कह लें कि 7 इयर्स के बाद जो है फर्स्ट ट्रिप हमें देखने को मिल रहा है नॉर्थ कोरिया का, शी जिनपिंग का। अब यहां पर जो ट्रायंगल को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ट्रायंगल क्या था। यहां पर एक तरफ तो यहां पर साउथ कोरिया है, दूसरा जापान है और यहां पर ताइवान है। अब ये जो ट्रायंगल है, ये आपको पता है कि यहां पर चाइना के राउंड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये ट्रायंगल किसके साथ कनेक्टेड है? बेसिकली यूएसए के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया के साथ जो है यहां पर चाइना अपने रिलेशंस को बिल्ड करना चाहता है। तो हमें यहां पर देखें किस तरह जियोपॉलिटिक्स के अंदर हमें चेंज देखने को मिल रहा है। बीजिंग्स जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट ऑफ सीनो नॉर्थ कोरियन अलायंस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने लाजमी जो है वो ऐड करना है अपने नोट्स के अंदर। थर्ड नंबर पर हमारे पास है यहां पर यूरोपीय यूनियन टू साइड विद यूएसए एआई वॉर विद चाइना। तो यहां पर जो यूएसए के एम्बेसडर हैं यूरोपीय यूनियन के अंदर, वहां पर बेसिकली जो है उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी है एंड्रयू यहां पर पिस्डर ने, बेसिकली उनका नाम है एंड्रयू पिस्डर, जो यूएसए के एम्बेसडर है यूरोपीय यूनियन में। अब यहां पर जो है वो कह लें कि इन्होंने ये कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर देखने को मिल रही है, और वो वॉर किसके दरमियान में? यहां पर अमेरिका और चाइना के दरमियान में। तो यूरोप यहां पर जो है वो कह लें कि बहुत ज्यादा पीछे जो है वो रह चुका है। यूरोप को जो है यहां पर यूएसए का साथ देना चाहिए। लेकिन यहां पर यूरोप बात करता है टेक सॉवरेनिटी की, कि हम अपने कदमों के ऊपर खुद खड़ा होना चाहते हैं। तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट रहने वाली है, द जियोपॉलिटिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूएसए चाइना टेक राइवलरी। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा पाकिस्तान के रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया। हम बात करते हैं यहां पर कासा प्रोजेक्ट की। कासा प्रोजेक्ट के बारे में आपको पता है कि आपने बहुत सारी ऑलरेडी डिबेट सुन रखी होंगी, यहां तक कि इस टॉपिक को भी आपने प्रिपेयर किया होगा। आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस जो है ना, अगर ये 3-4 जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अगर इनको कंप्लीट कर लिया जाए तो पाकिस्तान की डिपेंडेंसी कम हो सकती है। सबसे पहले तो ये कासा वाला प्रोजेक्ट है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन लाइन्स हमें देखने को मिलेगी, जो यहां पर 1387 किलोमीटर इसकी ट्रांसमिशन लेंथ है, जो किर्गिस्तान ताजिकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है आएगी। दूसरा प्रोजेक्ट है तापी वाला प्रोजेक्ट। थर्ड अगर बात की जाए तो ईरान पीस पाइपलाइन। तो ये अगर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो पाकिस्तान जो एनर्जी क्राइसिस का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है, इसको जो है यहाँ पर कर्टेल किया जा सकता है। तो ये जो लास्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा, पाकिस्तान ताजिकिस्तान एग्रीज टू फाइनलाइज कासा प्रोजेक्ट टर्म्स, द इस्तांबुल समिट होने जा रही है यहाँ पर, एंड द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कासा 1000। ठीक है, इसको भी यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। ये बेसिकली 1300 मेगावाट का यहाँ पर ये प्रोजेक्ट है। और लास्ट में हमारे पास जो रहेगी वो है वुकैब, और वुकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी डिस्कस करते हैं। आप अपनी वुकैब जो है वो यहाँ पर नोटबुक के अंदर ऐड कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं डेली बेसिस के ऊपर। डॉन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं विद सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो आई होप आपने जो है इनका ओवरव्यू अंडरस्टैंड किया होगा। अब हम बात करते हैं इनकी जो है वो डिटेल डिस्कशन की।
सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा ग्लोबल राइज ऑफ सिंगल डॉम एंड डिक्लाइन ऑफ मैरिज इंस्टीट्यूशन। रफिया जकरिया साहब आपको पता है जेंडर के ऊपर लिखती रहती हैं। अब जो यहां पर जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस है वो आपके यहां पर जवाल की तरफ जा रहे हैं, जवाल पजीर हो रहे हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए यहां पर कमर्शियल एंड डेमोग्राफिक रूट्स ऑफ सिंगल्स डे। अब यहां पर आपने डेमोग्राफिकली इसको अंडरस्टैंड करना है कि जो सिंगल डे मनाया जा रहा है वो बेसिकली यहां पर चाइना के अंदर 11 नवंबर को यहां पर मनाया जाता है, जहां पर हमें बहुत सारी तादाद विमेन्स की देखने को मिलती है। ठीक है, एक चीज तो ये है, सिंगल डे बिगेन एज द टंग एंड चीक काउंटर पॉइंट टू वैलेंटाइन डे। अब इस चीज को हम क्या डिस्कस करें कि उसका ही काउंटर में हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर हम जो इंपोर्टेड चीज है सिंगल स्टिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिकली ये एक स्लैंग हमें देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है अकेले शख्स को बोला जाता है, और अकेले शख्स कौन से, यहां पर वुमेन एंड मैन की बात की जा रही है। ठीक है, इकोनॉमिक पावर हाउस की बात की जाए तो इस सिंगल डे के ऊपर जो है वो कह ले के $2 बिलियन जो है यहां पर हमें जो है वो खर्चा देखने को मिलता है, जो किससे ज्यादा है, जो यूएसए ब्लैक फ्राइडे से भी ज्यादा है, और यहां पर अमेज़न प्राइम डे जो है देखने को मिलता है। सेल्स कंबाइन, दोनों को कंबाइन करके फिर भी जो है इसके ऊपर खर्चा ज्यादा देखने को मिलता है हमें, $200 बिलियन ये सिंगल डे के ऊपर। ठीक है, अब हम आपको क्या वैलेंटाइन के बारे में पढ़ाएं यहाँ पर, नहीं इसको छोड़ दे, स्किप कर दे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे, डेमोग्राफिक ड्राइवर्स की बात करें। चाइना, आपको पता है कि यहां पर जो 1 चाइल्ड पॉलिसी चाइना के अंदर है ना, हम एग्जांपल देते हैं ना, 1 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए, जिस तरह चाइना ने यहां पर जो है अडॉप्ट की थी, या 2 चाइल्ड पॉलिसी होनी चाहिए जिस तरह इंडिया के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके असरात देखें, इसने क्या किया, यहां पर वेमेन को डिस्करेज किया, क्योंकि पेरेंट्स की यहां पर ख्वाहिश बढ़ चुकी थी कि भाई हमें जो है वो कह ले कि अगर सिंगल बच्चा चाहिए तो वो भी बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। इस वजह से यहां पर क्या हुआ कि जो यहां पर विमेन को जो शादी के ऊपर यकीन था वो उठ गया कि अब शादी करके ही जलील ही होना है, डिवोर्स ही होना है, उससे बेटर हम करें ना, अकेले ही रहें। और इसीलिए जो ये सिंगल डे जो हमें देखने को मिलता है ना, सबसे ज्यादा सिंगल विमेन की जो हमें यहां पर तादाद देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या रहेगा, अगर बात करें यहां पर साउथ कोरिया की, तो आज 36% ऑफ ऑल साउथ कोरियन हाउस होल्ड्स आर नाउ सिंगल पर्सन होम्स। कितना, 36%। और ये रेशो डे बाय डे बढ़ती जाएगी, जिस तरह हमें यहां पर जो है वो कह लें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है वो दौर देखने को मिल रहा है, इरा देखने को मिल रहा है। ये जो आपके मैरिज इंस्टीट्यूशंस है ये और ज्यादा आपको डिस्ट्रॉय होते हुए नजर आएंगे, जिस तरह हमें ऑनलाइन सिस्टम सारा देखने को मिल रहा है, चैट बोर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, सोशल मीडिया देखने को मिल रहा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं, जहां पर लोग धड़ाधड़ ज्वाइन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आजकल का जो रिलेशन है वो ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो फिर जो है में जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस है वो तो फिर आपको जो है वो तबाह होते हुए नजर ही आएंगे। ठीक है, तो ये एक सोशल इश्यू है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारे पास रहेगा केस स्टडी है, वो है यहां पर ईरान का, द डिक्लाइन ऑफ मैरिज इन मिडल ईस्ट की अगर बात करें, देखें प्लमटिंग रेट्स इन ईरान, ईरान के अंदर जो शादी की रेशो है वो कम हो रही है। यहां पर जो 8 लाख जो है यहां पर वेमेन के जो शादी के अंदर जो है यहां पर बनती हुई नजर आती थी, अब जो है वो कितनी रह चुकी है, यहां पर 4,80,000। और अगर देखा जाए यहां पर अनमैरिड वुमेन अंडर 40 जो है यहां पर हमें देखने को मिल रही है। और यही चीज हमें 1980 के अंदर देखा जाए तो 2% जो है यहां पर शादी के हक में नहीं थी, और अब उनकी जो परसेंटेज हो चुकी है 5%। आप ये अंदाजा लगाएं, ईरान के अंदर तो ये बोला जाता है कि भाई वेस्टर्न कल्चर है, इधर देखने को मिलता है, जहां पर वेमेन्स ज्यादा जो उनकी प्रेफरेंसेस देखने को मिलती है अकेला रहने में देखने को मिलती है, कि हमने अकेले रहना है, सिंगल रहना। उसकी रीजन क्या है आपके सामने ही, कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वेमेन्स की नहीं होती, जिसकी वजह से वो सिंगल रहना पसंद करती है। ठीक है, तो अब यहां पर अगर वो शादी कर भी लेती है तो फिर उनको और ज्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ता है, ना तो उनको बाहर सफर करिए ट्रैवल करने के लिए दिया जाता है, आप समझ लें कि एक किस्म की रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलती है। ठीक है, एक चीज तो ये है। बैकलैश अगेंस्ट स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए, ईरानियन
वुमेन इंक्रीजिंगली व्यू रिमेनिंग सिंगल एज ए वे टू प्रिजर्व पर्सनल फ्रीडम। ठीक है, आप पर्सनल आज़ादी को यहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए वो सिंगल रहना पसंद करती हैं। आप ये हिसाब लगा लें कि मैरिज इंस्टीट्यूशंस यहां पर क्यों ना फिर आपके डिस्ट्रॉय हों। ठीक है, उसके बाद अगर बात की जाए नेक्स्ट जो हमारे पास केस स्टडी है टर्की का, आप देख लें टर्की के अंदर भी यही सूरत हाल है। ठीक है, अब यहां पर ड्राइवन बाय राइजिंग एजुकेशन लेवल्स बोथ सेकुलर एंड रिलीजियसली ऑब्जर्वेंट, यहां पर यंग टर्किश वुमेन आर इंक्रीजिंगली रिजेक्टिंग मैरिज टू अवॉइड अबैंडनिंग देयर कैरियर एम्बिशंस एंड इंडिपेंडेंस। तो वो यहां पर मैरिज को भी प्रेफरेंस नहीं दे रही, रिजेक्ट कर रही हैं। और क्यों कर रही हैं कि उनकी जो आज़ादी है उनके ऊपर वो कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती, जो वो उनके कैरियर जो बनाना चाहती है उनके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना चाहती। तो ये सिंगल डॉम है आपका। ठीक है, और ये चीज कहां से हमें देखने को मिल रही है, सिंगल डे चाइना का। यहां तो स्टार्ट नहीं देखने को मिल रहा है, जस्ट हम बात कर रहे हैं यहां पर कि हमारा जो टॉपिक वहां से स्टार्ट हो रहा है। तो आप ये हिसाब लगाएं कि आज जो हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो एग्रीमेंट है शादी वाला, वो यहां पर एंड होते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ड्राइवर्स ऑफ सिंगल डॉम यहां पर अकेले रहने की वजह क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहां पर वाई मोर पाकिस्तानी वुमेन आर सिंगल। आज भी देख ले घरों में जाकर 30+ एज की जो है यहां पर गर्ल बैठी हुई है, शादी के लिए वेट कर रही हैं। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं, यहां पर वजह क्या है, यहां पर मैचिंग नहीं हो रही, मिसमैच चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले इशू क्या है, लैक ऑफ पार्टनर्स हु मैच देयर एजुकेशन लेवल्स प्रोग्रेसिव वैल्यूज। लड़का यहां पर सेटल्ड होना चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, यही चीजें जो है यहां पर नहीं मिल पा रही एक दूसरे को, और यहां पर जो है वो कह ले कि सिंगल बैठे हो, सिंगल डॉम हमें देखने को मिल रहा है। सेकंड इशू क्या है, हैवी पर्सनल एंड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जहां पर वो क्या कर रही हैं, अपने एल्डर जो यहां पर एल्डरली जो पेरेंट्स हैं उनकी खिदमत करते हुए नजर आ रही हैं। और यहां पर पता है क्या बोला जाता है, बेटियां ही हैं जो आपके आकर वालिदैन को संभालती हैं। आप ये अंदाजा लगाएं, उनकी जिंदगी चाहे तबाह हो रही है तो हो जाए, बर्बाद हो रही है तो हो जाए, है ना। ये चीज बेसिकली कही जा रही है, और वो यहां पर जो है अपने पेरेंट्स की खिदमत में गुजार रही है, जहां पर बेटों का हक बनता है। ठीक है, ये चीज भी है। हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली किसी को हर्ट करना हमारा पर्पज नहीं है। ठीक है, डिमांडिंग कैरियर एंड बिजनेस कमिटमेंट्स, ये भी चीजें हैं। उसके बाद कल्चरल एंड इकोनॉमिक डेटर्स आपके सामने है। मॉडर्न पाकिस्तानी टेलीविजन यहाँ पर सीरियल्स आपको पता है डेली बेसिस के ऊपर आपको यहाँ पर जो है वो ड्रामेज देखने को मिलते हैं। लिटरेचर भरा पड़ा है यहाँ पर लिख लिख कर कि किस तरह जो है यहाँ पर वुमेन्स को इशू फेस करना पड़ रहे हैं, चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सोसिस्टल ट्रैप फॉर वुमेन आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हाउसिंग क्राइसिस फॉर सिंगल पाकिस्तानी वुमेन, अब ये एक और चीज़ भी है। अब टर्की है या यहाँ पर ईरान है तो वहाँ पर फिर भी सिंगल होम लेकर जो है यहाँ पर वो वुमेन रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर वो सहूलत मौजूद नहीं है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर सोशल सस्पिशन अगर देखा जाए तो लोग शक व शुबात की नज़र से देखते हैं, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। हालांकि वो अपनी जो है यहाँ पर कह ले के देखो, पहली बात तो ये है कि अगर देखा जाए तो ये जो बात की जा रही है यहाँ पर कि अकेले वुमेन जाकर रह रही हैं, जो अगर देखा जाए तो आज हॉस्टल्स में गर्ल्स रहती हैं, एजुकेशन के लिए जाती हैं। ठीक है, अपने को एजुकेशन भी पूरी करती है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो ये बात की जा रही है ना कि यहाँ पर अलग वुमेन जाकर फ्लैट नहीं ले सकती हैं और बड़े यहाँ पर क्वेश्चंस या सवाल पूछे जाते हैं, तो ये बात ठीक है कि पूछे जाते हैं और उसको शक की निगाह से देखा जाता है, भाई अकेली औरत कैसे, सबसे पहला यही दिमाग में क्वेश्चन आता है। तो ये एक चीप मेंटालिटी आप कह सकते हैं कि नेगेटिविटी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज भी है। उसके बाद अगर देखा जाए डिजिटल फ्यूचर है, कंपेनियनशिप है। आपको पता ही है कि जैसे मैंने पहले कहा कि आज कल जो जिस तरह हमें एप्स या एप्लीकेशंस देखने को मिल रही हैं, सारा जो है यहाँ पर हमें जो वो कह ले के ताल्लुकात जो देखने को मिल रहे हैं ऑनलाइन देखने को मिलेंगे। आपको चैट बोर्ड्स आपके अवेलेबल है। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप रोल प्ले करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर एम्ब्रेसिंग द ट्रेंड द ऑथर कंक्लूड दैट सिंगल डॉम इज अ परमानेंट। यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि बेसिकली भाई जो आपका ये सिंगल रहना, जो अकेले शख्स का रहना, ये अब आगे से परमानेंट होता जाएगा, जिस तरह हमें यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम देखने को मिल रहा है। और अगर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखी जाए पाकिस्तान के अंदर, तो डिवोर्स वाली जो है यहाँ पर आपको भी पता है कि उसकी जो रेशो यहाँ पर बढ़ती जा रही है।
ये भी तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना यहाँ पर, इसको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक अलग सोशल इशू है जिसको आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्यों बेसिकली यहाँ पर मैरिज इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर डिक्लाइन हो रहे हैं, उसकी रीजंस क्या हैं। ठीक है, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कह सकते हैं, वो नहीं यहाँ पर दी जाती वुमेन को। ठीक है, उनको लगता है कि प्रोटेक्शन नहीं मिल रही उनको, तो इसलिए फिर ये नौबत आती है। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारे पास है जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर हमें जो चेंज देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर बात की जा रही है कि बीजिंग की जो शी जिनपिंग बेसिकली नॉर्थ कोरिया का यहां पर विजिट करने वाले हैं। अब आपको पता है कि यहां पर चाइना का अभी अभी यूरोपियन कंट्रीज ने, अभी अभी तो नहीं, अगर देखा जाए प्रीवियस 4 to 5 मंथ की अगर बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज के जो यहां पर पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी आपको विजिट करते हुए नजर आए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर भी चाइना का विजिट करते हुए नजर आए। फिर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप भी विजिट करके गए और फौरन उसके बाद यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने विजिट किया चाइना का। और अब जो है यहाँ पर शी जिनपिंग विजिट कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया का, ये कह लें कि 7 ईयर्स के बाद। ठीक है, और इनकी एज 72 ईयर्स हो गई, तो ये बाहर का जो है अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर विजिट कम ही करते हैं, लेकिन ये अभी नॉर्थ कोरिया का विजिट करने वाले जहाँ पर वो किम जोंग के साथ मीटिंग करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि अब यहां पर आपने चीजों को अंडरस्टैंड करना है। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि देखें एक जो ट्रायंगल बन रहा है ना यहां पर अराउंड चाइना, है ना, तो यहां पर क्या है कि एक तरफ तो जो है यहां पर जापान रहेगा, ठीक है, और यहां पर साउथ कोरिया रहेगा, और ये यहां पर ताइवान जो बिल्कुल किसके साथ है, चाइना के साथ, जिसका बॉर्डर है, जहां पर चाइना कहता है कि वन चाइना पॉलिसी का अकॉर्डिंग ताइवान मेरा है, मेरा प्रोविंस है। ठीक है, तो अब यहां पर ये जो ट्रायंगल है ये बेसिकली यहां पर अगर देखा जाए तो यूएसए के साथ कनेक्टेड है ना, तो एक किस्म का यहां पर यूएसए ने अपने यहां पर भी जो कहीं ना कहीं पर हमें हेजमनी या कहीं ना कहीं पर डोमिनेंस देखने को मिलती है। अब यहां पर चाइना क्या कर रहा है, नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाना चाह रहा है। ठीक है, अब इस चीज को हम यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट विजिट, रेयर डिप्लोमेटिक माइलस्टोन, चाइनीज जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग इज स्केड्यूल्ड टू एम्बार्क ऑन 2-day स्टेट विजिट टू नॉर्थ कोरिया स्टार्टिंग 8 जून से। ठीक है, 2-day स्टेट विजिट के ऊपर जा रहे हैं। दिस मार्क्स हिज फर्स्ट विजिट टू प्योंगयांग इन नियरली 7 ईयर्स। 7 सालों में जो हमें फर्स्ट विजिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कोविड-19 में देखने को 2020 के अंदर, तब जो है इनके रिलेशंस हमें थोड़े से खराब होते हुए नजर आए, ट्रैक से उतरते हुए नजर आए। शी इज फर्स्ट ओवरसीज ट्रिप ऑफ द 2026, ये फर्स्ट रहेगा 2026 का ट्रिप जो है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का। 72-year-old चाइनीज लीडर हु हैज सिग्निफिकेंटली स्केल्ड बैक हिज इंटरनेशनल ट्रैवल इन रिसेंट ईयर्स इज मेकिंग नॉर्थ कोरिया इज फर्स्ट फॉरेन डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर। तो अगर देखा जाए तो डेस्टिनेशन फर्स्ट कौन सी है, नॉर्थ कोरिया की, जहां पर वो किम जोंग से मीटिंग करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अब स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात की जाए यहां पर, और रीअसल्टिंग इन्फ्लुएंस ओवर प्योंगयांग, तो यहां पर जो है वो कह लें कि अपना चाइना क्या करना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। इस गेम को आपने अंडरस्टैंड करना है। अब काउंटरिंग मॉस्को, अब यहां पर क्या हो रहा है कि जब रशिया और यूक्रेन के दरमियान में वॉर हुई, स्टार्ट हुई, जो अभी 5th ईयर चल रहा है वॉर का, तो यहां पर नॉर्थ कोरिया ने किसकी हेल्प की, रशिया की हेल्प की। ठीक है, वो रशिया के फेवर में था यहां पर नॉर्थ कोरिया। ठीक है, तो ये चीज भी हमें यहां पर देखने को मिली। ठीक है, उसका मॉस्को प्योंगयांग एक्सेस देखने को मिल रहा है। बीजिंग इज एक्टिवली वर्किंग टू पुल नॉर्थ कोरिया बैक इनटू इट डायरेक्ट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। वही बात आगे का, अब यहां पर क्या, क्योंकि ट्रायंगल किसके फोकस किसका है, यहां पर यूएसए का, और ये क्या करना चाहता है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर। ठीक है, दिस फॉलोज अ पीरियड वेयर द कोविड-19 पैंडेमिक froze traditional bilateral exchanges, allowing Kim Jong Un to deeply align with Russia by sending troops and weapons। यहां पर दिए गए किसकी तरफ से, यहां पर नॉर्थ कोरिया की तरफ से रशिया को दिए गए वेपन्स भी दिए गए, मिलिट्री ट्रूप्स भी यहां पर देने की बात की गई। ठीक है, ये चीज है। मैसेज टू मॉस्को एंड द वेस्ट, एनालिस्ट नोट दैट विजिट इज अ कैलकुलेटेड सिग्नल। ठीक है, प्राइमरीली डायरेक्टेड एट Russia that Beijing remains the principal and dominant geopolitical actor regarding North Korea। ठीक है, अब यहां पर गेम समझे कि बेसिकली चाइना क्या करना चाह रहा है कि भाई इन तीनों के ऊपर तो जो है इन्फ्लुएंस यहां पर का यूएसए का है, मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर नॉर्थ कोरिया के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बनाता हूं। ठीक है,
ताकि किसको काउंटर करने के लिए, यूएसए को काउंटर करने के लिए, क्योंकि यूएसए का ऑलरेडी यहां पर जो एम्बेसिडर है यूरोपीय यूनियन के अंदर, उसने बता दिया कि हमारी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर चल रही है चाइना के साथ और यूरोप पीछे रह चुका है, जो भी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज भी है। अब अगर देखा जाए 65 year old alliance, the visit leverages deep historical framework of their bilateral cooperation and mutual assistance treaty signed 65 year ago। 65 साल पहले जो है इनके दरमियान में बायलैटरल कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस ट्रीटी साइन की गई थी, ठीक है। लेकिन आज वो हमें यहाँ पर जो वो कह लें कि डेवलप होते हुए नजर नहीं आई। कोविड-19 के अंदर जो इनके रिलेशन खराब हुए, आपको पता है कि आफ्टर 2000 जो है यहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेस्ट भी किया, ठीक है, और न्यूक्लियर स्टेट बनते हुए नजर आए, ठीक है। अब लास्ट अगर बात की जाए यहाँ पर, आपको पता है कि द ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें, देखें हाई लेवल सिमेट्री सीक्वेंस की अगर बात करें, आपको पता है कि अभी जो जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर चाइना का किसने विजिट किया, ट्रंप ने विजिट किया। ट्रंप के फौरन बाद पीछे कौन आए यहाँ पर चाइना का विजिट करने के लिए, व्लादिमीर पुतिन आए, ठीक है। अब यहाँ पर री एंगेजिंग कोरियन पेनिनसुला, तो कोरियन पेनिनसुला के ऊपर ऑलरेडी किसका यहाँ पर इन्फ्लुएंस देखने को मिला, यूएसए का देखने को मिला, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि जो लास्ट ईयर जो यहां पर समिट होती है या मीटिंग होती है आसियान की, वहां पर ट्रंप विजिट के लिए आते हैं और साउथ कोरिया में किसके साथ यहां पर मिलते हैं, बेसिकली इसके शी जिनपिंग के साथ। 100 मिनट्स की इनके दरमियान में हमें मीटिंग देखने को मिलती है, जहां पर टैरिफ को रिड्यूस करने की भी बात की गई। तो ये पूरा जो है इसका ओवरव्यू है जो अभी मैंने दिया, तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक बार चाइना और यहां पर क्या कर रहे हैं, जो नॉर्थ कोरिया जो है यहां पर अपने बायलैटरल रिलेशंस को दोबारा रीअलाइन करने की बात कर रहे हैं। इनके दरमियान में बायलैटरल रिलेशंस हमें देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं यहां पर द जियोपॉलिटिक्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड यूएसए चाइना टेक राइवलरी, एआई वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर किसके दरमियान में, यूएसए एंड चाइना के दरमियान में, ठीक है। अब यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखें द यूएसए कॉल फॉर अ ट्रांस अटलांटिक एआई अलायंस। अब यहां पर क्या हो रहा है कि यूएसए चाहता है बेसिकली कि जो है वो कह लें कि ट्रांस अटलांटिक रिलेशंस को दोबारा जो है यहां पर क्या किया जाए, बिल्ड किया जाए। लेकिन यहां पर जो यूरोपियन कंट्रीज है उनका जो इत्मीनान था, जो ट्रस्ट था यूएसए के ऊपर, वो यहां पर टूट चुका है। उसकी वजह क्या थी, डॉनरो डॉक्ट्रिन, जिस तरह की यूएसए की पॉलिसी थी, अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यूएसए की पॉलिसी थी। जिस तरह रीजनल एक्सपेंशन देखने को मिली, ग्रीनलैंड वाला जो मैटर था ना, उसकी वजह से जो है यहां पर यूरोपियन कंट्री का जो है पूरा इत्मीनान जो है यहां पर उठ गया यूएसए के ऊपर, ठीक है। ये चीज बेसिकली हमें देखने को मिली। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि बेसिकली द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क यूएसए एम्बेसिडर टू द यूरोपीय यूनियन, जो अगर देखा जाए तो यहां पर कौन है, एंड्रियो पिस्डर जो हमें नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि यहां पर कि वेस्ट इज लॉक्ड इन एन इंटेंस एआई वॉर विद चाइना। तो बिल्कुल शदीद किस्म की जो है यहाँ पर वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर हमें देखने को मिल रही है चाइना के साथ। और ये कौन कह रहा है यहाँ पर, एंड्रियो, यूएसए के एम्बेसिडर टू यूरोपीय यूनियन। उसके बाद सल्टिंग दैट इट इज सिविलाइजेशनल एंड क्रिटिकल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू विन। और नाम किसका दिया जा रहा है यहाँ पर, किसकी जीत है, सिविलाइजेशन की जीत है। और यहां पर एक बात आपको याद होनी चाहिए कि मार्क रूबियो ने कहा था यहां पर कि जो है यूएसए और जो है यहां पर यूरोपियन एक ही सिविलाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं, ये कभी भी अलग नहीं हो सकती एक दूसरे से। यूरोप और अमेरिका कभी भी अलग नहीं हो सकते। तो ये चीज भी हमने यहां पर डिस्कस की थी। द थ्रेट ऑफ चाइनीज डोमिनेंस की अगर बात की जाए, अब यहां पर इन्होंने ये जितनी भी यहां पर चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सारी उनकी स्टेटमेंट्स है, ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। पिस्डर क्या कहते हैं कि बीजिंग गेन्स अ टेक्नोलॉजिकल एज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। अब ये डर भी है इनको कि अगर यहां पर पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अगर कंट्रोल हासिल कर लिया तो इसकी हेजमनी और इसकी डोमिनेंस यहां पर देखने को मिलेगी, रीजनल लेवल के ऊपर भी और ग्लोबल लेवल के ऊपर भी। बेसिकली यहां पर वो जो है यूरोपियन कंट्रीज को उजागर करना चाहता है कि भाई आप हमारे साथ मिलकर काम करो, और यहां पर यूरोपियन कंट्री अपने पांव पर खड़ा होना चाहता है कि अब हम अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रांग करेंगे।
क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं रहा यहां पर यूएसए के ऊपर। इसीलिए तो यहां पर जर्मनी के जो चांसलर है फ्रेडरिक मर्स, वो यहां पर चाइना का विजिट करके गए। केयर स्टारमर चाइना का विजिट करके गए। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, उसने भी चाइना का विजिट किया। आप अंदाजा लगाएं किसकी वजह से, यहां पर ट्रंप के बिहेवियर की वजह से। तो ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। अब अगर देखा जाए तो यहां पर इट विल यूज इट्स डोमिनेंस टू इकोनॉमिकली कोरेस अदर रीजन्स, ठीक है, डायरेक्टली हार्मिंग यूरोपियन इंटरेस्ट। तो इससे क्या हो सकता है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज उनके इंटरेस्ट जो है यहाँ पर जो है वो नुकसान में जा सकते हैं, ये भी चीज है। वार्निंग अगेंस्ट डीकपलिंग। अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो यूरोप है वो बेसिकली डीकपलिंग कर रहा है। स्पेशली बात की जा रही है बेल्जियम की। तो बेल्जियम का जो यहां पर जो वो रहेगा, कैपिटल क्या है, ब्रसल। ब्रसल की बात की जा रही है कि यहां पर टैक्स सॉवरेनिटी की बात की जा रही है। यूरोपीय यूनियन पुश फॉर टैक्स सॉवरेनिटी। बेसिकली यूरोप चाहता है कि हम अपने कदमों के ऊपर खुद खड़े हों, अपने डिफेंस सिस्टम के ऊपर खुद जो है इसको स्ट्रांग करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर खुद काम करें। अब यहां पर आपने अंडरस्टैंड करना है कि यूरोपियन पार्लियामेंट या कमीशन आपको देखेंगे कि एआई के ऊपर सबसे ज्यादा जो है हमें यहां पर उनकी रिपोर्ट्स देखने को मिलती हैं, रिसर्च देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अब देखें लिस्बन काउंसिल की रिपोर्ट आपके सामने ही है, ठीक है। अब यहां पर अगर बात की जाए तो यूरोपियन कमीशन या पार्लियामेंट की आप रिपोर्ट उठाकर देखें एआई के ऊपर। डिजिटल एक्ट किसने पास किया यहां पर, यूरोपीय यूनियन ने, ठीक है, ताकि एआई के अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है इंश्योर करवाई जा सके। यूरोप कैन नॉट अफोर्ड टू डीकपल फ्रॉम वाशिंगटन। वो कहता है कि यहां पर अगर यूरोप चाइना से डीकपल करता है, दूर होता है, तो समझ ले ये सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। ये यहां तक भी कहा गया है एम्बेसडर की तरफ से, ठीक है। मस्ट रिमेन पार्टनर टू काउंटर चाइना। तो इसको यहां पर वाशिंगटन का जो है वो पार्टनर बनना चाहिए, किस लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए, ठीक है। द यूरोपियन क्या कर रहे हैं कंट्रीज, बेसिकली यहां पर पुश फॉर टैक्स सॉवरेनिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया, स्लैशिंग फॉरेन रिलायंस, ठीक है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज है। उसके बाद एन एग्जिस्टेंशियल डेफिसिट की अगर बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू यूरोपियन कमीशन फॉरेन एंटिटीज। अब फॉरेन एंटिटीज यहां पर जो है वो हमें ज्यादा देखने को मिल रही है यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो फर्म्स है वो यहां पर बैठ चुकी हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था वो आपका यूरोप से आया था, और आज आप देख लें कि जो आपका फोर्थ और फिफ्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है वो उसके ऊपर डोमिनेंट हो रहा है। अब यहां पर देखें 80% जो है डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहां से आ रही हैं, बाहर से आ रही हैं, ठीक है। एक चीज तो ये भी है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी की बात की तो यूरोपीय यूनियन ने यहाँ पर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज के ऊपर फोकस किया कि जो डोमेस्टिक फर्म्स है उनको अपलिफ्ट किया जाए। अब यही काम किया था यहाँ पर यूएसए ने, जो टैरिफ लगाए थे, कि टैरिफ इसीलिए लगाए थे कि ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को अपलिफ्ट किया जा सके। तो यूरोप भी यही कर रहा है। तो ये चीज़ है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। अब ये 27 जो है यहाँ पर नेशन के अंदर जो हमें 80% चीज़ें बाहर से आते हुए नजर आ रही हैं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, और यहाँ पर यूएसए कह रहा है कि भाई आप अकेले नहीं जीत सकते, हमारे साथ आपको ज्वाइन करना पड़ेगा चाइना को काउंटर करने के लिए। और ये है एम्बेसडर एंड्रयू पिस्डर के जो है रिमार्क्स, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर है यूरोपियन फेयर्स ड्राइविंग ऑटोनॉमी, ठीक है। अब कहीं ना कहीं पे डर भी है भाई, किल स्विच। अब यहाँ पर एक किल स्विच का मतलब होता है कि यहाँ पर फौरी तौर पर क्या करना जो है वो सर्विसेज को शट डाउन कर देना या बंद कर देना। ये बात की जा रही है यहाँ पर यूएसए की, कि हो सकता है यूरोप के लिए एकदम से शट डाउन ना कर दे, किल स्विच, है ना, फौरन ही। तो सप्लाई चेन फ्रेजिलिटी की बात की जाए तो अर्जेंसी इज ड्राइवन बाय द रिसेंट सप्लाई चेन क्राइसिस विद चाइना ओवर सेमीकंडक्टर्स एंड चिप्स क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स। आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो डोमिनेंस है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर किसकी है, चाइना की है। तो यहां पर फिर क्या हुआ, सप्लाई चेन जो हमें यहां पर फ्रेजिलिटी हमें देखने को मिली, और जिसकी वजह से यूरोप कहता है कि अब हम अपने आप को यहां पर खड़ा करेंगे, अपने पांव के ऊपर खड़ा होंगे हम, ठीक है। तो यही चीज है बेसिकली, ठीक है। अब किल स्विच का भी इनको डर है कि कहीं एकदम से सारा जो कुछ वो शटडाउन ही ना कर दे। ट्रांस अटलांटिक ट्रस्ट हैज बीन अरोडेड बाय पॉलिटिकल एंजाइटीज इन द ब्राजील रिगार्डिंग यूएसए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। जो अभी हम यहाँ पर बात करते हैं सिर्फ ट्रंप की वजह से ये सब कुछ हुआ,
ठीक है। उसके बाद है कंक्लूजन, रियलिटी ऑफ यूरोप टैक लेग की अगर बात की जाए फॉलोइंग शॉर्ट अलॉन, तो यहाँ पर एम्बेसडर पिस्डर की तरफ से एक बात क्लियर कर दी गई कि यूरोप अकेले सर्वाइव नहीं कर सकता, यूरोप को यूएसए के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और जिस तरह स्ट्रक्चरल हिंडवेंट्स देखने को मिल रही हैं यूरोप के अंदर, तो वो वाहिद सिर्फ क्या है, यूएसए ही है जिसके साथ इसको स्टैंड करना पड़ेगा। फेसिंग हाई डोमेस्टिक एनर्जी कॉस्ट्स एंड कंप्लीट लैक ऑफ नेटिव एआई टैक बेमोथ। अब देखें यहाँ पर कि जिस तरह हमें चाइना और यूएसए के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ती हुई नजर आ रही है या डेवलपमेंट्स नजर आ रही है, यहां पर यूरोप को अवेयर किया जा रहा है कि भाई आप तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाओगे अगर आप यहां पर यूएसए को ज्वाइन नहीं करते। तो अब एक किस्म की सीधा सीधा उनको इमोशनल ब्लैकमेल भी किया जा रहा है और कहीं ना कहीं पर वार्निंग भी दी जा रही है कि भैया आप ज्वाइन करो, नहीं तो आप जो है वो गए, आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि अगर आप यूएसए के साथ अगर आप अपने रिलेशंस को दोबारा जो है वो बिल्ड नहीं करते तो, ठीक है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर जो है वो चाइना का साथ नहीं लड़ सकते और चाइना जो है आपकी मार्केट्स के अंदर घुस जाएगा। और यही चीज यहां पर आपको पता होना चाहिए, जब फ्रेडरिक मिर्ज चांसलर जो जर्मनी के विजिट किया था चाइना का, तो उसने शी जिनपिंग को कहा था कि हमारी गुड्स एंड सर्विस का भी कुछ ख्याल रखो, हमारी मार्केट्स तक तो आपकी सारी चाइनीज प्रोडक्शन पड़ी है, हमारी प्रोडक्शन किधर जाए, हम किधर लेकर जाएं। यह बात हुई थी, इसके ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन की हुई है। आई होप आपने इस टॉपिक को यहां पर अंडरस्टैंड किया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी नोट करना है। अब बात करते हैं इस्तांबुल समिट एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ कासा प्रोजेक्ट, कासा 1000, जिसकी हमें इनॉग्रेशन जो है वो 2020 के अंदर देखने को मिली, ठीक है। अब ये कासा प्रोजेक्ट की जो हमें यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है वो अभी जैसा मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर अगर देखा इनॉग्रेशन इसकी 2020 के अंदर हुई, ठीक है। अगर इसके मेगावाट की बात की जाए इलेक्ट्रिसिटी की, तो 1300 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो बेसिकली कहाँ से आएगा, किर्गिस्तान से होता हुआ ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। अगर इसके ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात की जाए तो वो कितनी रहेगी, बेसिकली यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 1387 किलोमीटर, ठीक है, तो ये रहेगी हमारे पास। तो अब बात करते हैं अपकमिंग इस्तांबुल समिट। तो अब आपको पता होना चाहिए बेसिकली ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप क्या हुआ, यहाँ पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है यहाँ पर मीटिंग जो है यहाँ पर इस्तांबुल के अंदर बेसिकली फिक्स की गई है। और यह किसे की गई, कैसे की गई, बेसिकली टर्की टू रिजॉल्व आउटस्टैंडिंग ऑपरेशनल एंड कमर्शियल मैटर्स फॉर द सेंट्रल कासा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली सेंट्रल एशिया साउथ एशिया, ठीक है, बोला जाता है 1000 रीजनल इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आप लाजमी पॉइंट ऐड करेंगे। तो अब आपको पता है कि इस्तांबुल के अंदर जो है ये हमें यहाँ पर जो है वो जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो है मीटिंग देखने को मिलेगी, जो बेसिकली किसके ऊपर डिस्कशन रहेगी, कासा 1000 प्रोजेक्ट के ऊपर, ठीक है। सीजनल एनर्जी एक्सचेंज की बात की जा रही है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द कासा 1000 प्रोजेक्ट बोथ नेशन विल म्यूचुअली एक्सचेंज पावर सरप्लसेस टू ब्रिज अल्टरनेट डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी डेफिसिट, ठीक है। तो उसके बाद लिवरेजिंग देयर ऑपोजिंग सीजनल वेदर वेरिएशंस। उसके बाद मिनिस्ट्रियल अगर लीडरशिप की बात की जाए तो आपको पता है कि एग्रीमेंट वाज सॉलिडिफाइड ड्यूरिंग 8th ज्वाइंट कमीशन सेशन। अब यहां पर जो अभी 8th ज्वाइंट कमीशन सेशन हुआ है यहां पर, तो यहां पर फिक्स की गई है यहां पर इस्तांबुल के अंदर समिट, ठीक है। यहां पर इस्तांबुल के अंदर समिट फिक्स की गई है कि यहां पर कासा प्रोजेक्ट के ऊपर बेसिकली यहां पर डिस्कशन होगी कि इसको कैसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ठीक है। तो यहां पर जो है वो 8th ज्वाइंट कमीशन सेशन जो हमें दुशंबे के अंदर देखने को मिला, और दुशंबे बेसिकली ताजिकिस्तान का कैपिटल है। दुशंबे का मतलब होता है सोमवार, ठीक है। तो अगर देखा जाए मंडे हमें देखने को मिल रहा है को चेयर पाकिस्तान की तरफ से जो मिनिस्टर थे सरदार अवैस अहमद खान लगारी, और ताजिकिस्तान की तरफ से एनर्जी मिनिस्टर थे बेसिकली जुमा डेलर शफीकीर, आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थे, तो यहाँ पर 8th ज्वाइंट कमीशन जो यहाँ पर हमें यहाँ पर जो सेशन देखने को मिल रहा है इसके अंदर इस्तांबुल की मीटिंग यहाँ पर फिक्स की गई है फॉर किसके लिए, कासा 1000 प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। अब इसके एजेंडास क्या क्या है, जैसे हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास है ट्रेड एक्सेलरेशन एंड इकोनॉमिक रोड मैप, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो ट्रेड जो है बढ़ाने की बात की गई है, $200 मिलियन की यहां पर ट्रेड बढ़ाए जाने की बात की गई है दोनों कंट्रीज के दरमियान में।
उसके बाद है प्रेफरेंशियल, अगर देखा जाए तो ट्रेड एग्रीमेंट की भी बात की गई है दोनों के दरमियान में, ताजिकिस्तान और यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के दरमियान में। बोथ साइड्स प्रायोरिटाइज द फास्ट ट्रैकिंग एंड अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ बायलैटरल प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट टू लोअर टैरिफ्स को भी कम करना है, रिमूव रेगुलेटरी बैरियर्स को भी यहाँ पर क्या करना है, उसको भी रिड्यूस करना है, और कितने तक लेकर जाना है, $200 मिलियन तक। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहां पर साइन किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पाकिस्तान अफेयर और करंट अफेयर के लिए। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी देखने को मिल रहा है एग्रीमेंट, बिजनेस टू बिजनेस भी देखने को मिलेगा जो हम डिस्कस करने वाले। तो आप देखें कि सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान किस तरह जो है अपनी कनेक्टिविटी कर रहा है, और पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस के ऊपर जो है वो कंट्रोल हासिल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी कॉरिडोर्स है जो पाकिस्तान सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्टिविटी नजर आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। ठीक है, इधर से सी पैक प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट होता है तो पाकिस्तान की ट्रेड और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चीज भी है। अब अगर यहां पर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से जो हमें पैकेट देखने को मिल रहा है ताजिकिस्तान के दरमियान में, तो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और एजेंसी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ द ताजिकिस्तान, इनके दरमियान में यहां पर पैकेट साइन हुआ। ठीक है, उसके बाद है जॉइंट स्टेटमेंट प्रिक्योरमेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो यहां पर हुआ दोनों के दरमियान में, ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान विद ताजिकिस्तान स्टेट मटेरियल रिजर्व्स, तो इन दोनों के दरमियान में हमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिला। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो एजेंडा है यहां पर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन की जो बात की जा रही है। उसके बाद बात करेंगे एग्रीकल्चरल एंड लॉजिस्टिकल जो है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये 4 से 5 एरियाज है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो सेकंड हमारे पास रहेगा यहां पर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन्स की बात की जाए। देखें, अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस इन्वेस्टमेंट, यहां पर पाकिस्तान पीपीएल और यहां पर ओजीडीसीएल के अंदर भी इन्वेस्ट करने की बात की गई यहां पर ताजिकिस्तान की तरफ से। एक चीज ये है टेक्निकल कैपेसिटी बिल्डिंग की भी यहां पर बात की गई है यहां पर। ठीक है, पाकिस्तान एग्री टू प्रोफेशनल ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एक्सपोयर टू ताजिक ऑयल एंड गैस इंजीनियर्स, और वो कहां पर होगी, यहां पर ऑयल एंड गैस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर। ठीक है, तो पाकिस्तान यहां पर ट्रेनिंग भी देगा। एग्रीकल्चरल एंड लॉजिस्टिकल इंटीग्रेशन की बात की जाए तो अग्रेरियन रोड मैप की भी यहां पर बात की गई है कि किस तरह एग्रीकल्चर सेक्टर को अपलिफ्ट किया जा सकता है, प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपने लाजमी नोट करनी है कि जो अभी इस्तांबुल के अंदर समिट आगे होगी, जो अभी हमें जॉइंट सेशन देखने को मिला दोनों कंट्रीज के दरमियान में। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए वैरायटीज के ऊपर बात की गई है, यहाँ पर कॉटन के ऊपर है, ठीक है, व्हीट के ऊपर है, पोटैटोज है और वेजिटेबल्स है। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट एयर कॉरिडोर की बात की गई है कि दोनों के दरमियान में कमर्शियल फ्लाइट्स भी जो है यहाँ पर जो है वो होनी चाहिए दोनों के दरमियान में, पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान में। और उसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस जो है यहाँ पर इसके ऊपर भी जो है वो जोर दिया गया है, फोकस किया गया है। तो अब ये जो जॉइंट सेशन यहाँ पर जो जॉइंट सेशन जो देखने को मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये कासा का जो 1000 प्रोजेक्ट अगर कंप्लीट हो जाता है, जो 1300 यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन हमें देखने को मिल रही है, 1300 बेसिकली जो आपका मेगावाट, ठीक है, बिजली हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी रहेगी हमारे पास, 1387 किलोमीटर। तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कासा का प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली यहाँ पर इसको कंप्लीट किया जाए। ठीक है, कासा 1000। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी नोट करना है। अब बात करते हैं, आपको पता है कि अब हमारे पास नेक्स्ट है वोकैब, और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर डाउन न्यूज़पेपर के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, इंसेंस्ड। इंसेंस्ड मीन्स क्या रहेगा हमारे पास, एक्सट्रीमली एंग्री या एनरेज्ड को बोला जाता है, शदीद गुस्से की हालत में होना। ठीक है, सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, इनरेज्ड या फ्यूरियस, ऑपोजिट क्या बनेगा, काम या प्लीज्ड, आप इसको बोलेंगे। सेकंड वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, एडोमिनेशन। एडोमिनेशन मीन क्या होता है, बहुत इजी है, और वार्निंग और जेंटल रेप्रीमेंट को बोला जाता है, तंबीह करना, बेसिकली नसीहत करना। वार्निंग या कॉशन, ऑपोजिट क्या करना, बाखबर करना भी आप कह सकते हैं, खबरदार करना। प्रेस करना या इनकरेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ये राइटिंग स्किल के अंदर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कॉगबायर। कॉगबायर का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन को बोला जाता है। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, स्वैम्प या प्रेडिकमेंट बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा, क्लैरिटी या सॉल्यूशन।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट को बोला जाता है, इख्तलाफ राय को, ठीक है। तो डिसएग्रीमेंट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ओपिनियन का मुख्तलफ होना। डिसएग्रीमेंट या ओपोजिशन, ओपोजिट क्या बनेगा, एग्रीमेंट या कंसेंसस बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा, ये बहुत ज्यादा यूज भी करते रहे, पीपीएससी के अंदर भी आता रहा है, ठीक है। आपका वन पेपर के अंदर फिल्मसी, बहुत इजी है, वीक और पुअरली मेड, ठीक है, कमजोर को बोला जाता है। फ्रेजल या वीक, ओपोजिट क्या बनेगा, स्ट्रांग या स्टडी, ठीक है, बोल सकते हैं मजबूत को। शैम्बल बहुत इजी है, बेसिकली डिसऑर्गेनाइज्ड वे में बोल सकते हैं या लड़खड़ाते हुए भी बोल सकते हैं। यहाँ पर टू मूव इन अ स्लो और ऑकवर्ड, कह के भद्दा सा चलने को बोला जाता है, ठीक है। स्टैगर लड़खड़ाना, शफल है, ओपोजिट क्या बनेगा, स्ट्राइड वॉक करना, चलना, मार्च, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आप लाजमी ऐड करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, इनग्रेशिएट। इनग्रेशिएट मीन्स क्या रहेगा, टू ट्राई टू गेन फेवर बाय प्लीजिंग समवन, चापलूसी करने को बोला जाता है या खुशामद करने को बोला जाता है ताकि फेवर मिल जाए। फ्लैटर या पर करी फेवर, ठीक है। ऑपोजिट क्या बनेगा, ऑफेंड या एलियनेट बोल सकते हैं आप। वैलेडिक्टरी बहुत इजी वर्ड, आपको पता है, अलविदाई तकरीब को बोला जाता है, रिलेटेड टू फेयरवेल स्पीच और एंडिंग। फेयरवेल या कंक्लूडिंग, ऑपोजिट क्या बनेगा, इंट्रोडक्टरी या बोल सकते हैं ओपनिंग। सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, इंट्रूसिव, बहुत इजी वर्ड है। काजिंग डिसरप्शन या अनवांटेड एंट्री, ठीक है, ना चाहते हो मुदाखलत करना बेसिकली यहाँ पर। इन्वेसिव या इंटरफेयरिंग। उसके बाद क्या बनेगा, ऑपोजिट रिस्पेक्टफुल या कंसिडरेट, ठीक है। लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रेडोलेंट। रेडोलेंट बहुत इजी वर्ड है हमारे पास और इंपॉर्टेंट भी है। स्ट्रांगली सजेस्ट बोला जाता है या रेमिनिसेंट ऑफ द समथिंग, याद दिलाने वाला या बहुत ज्यादा खुशबूदार को भी बोल सकते हैं। फ्रेग्रेंट या एवाक्वेटिव बोल सकते हैं इसको, ऑपोजिट क्या बनेगा, अडोरलेस या अनरिलेटेड आप इसको बोलेंगे। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।